नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना एमपी। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आज सीएम शिवराज ने आत्मनिर्भर एमपी का रोडमैप 2023 का विमोचन किया। सीएम ने अगले 3 साल का रोडमैप जारी किया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, नीति आयोग के सीईओ भी शामिल हुए। मिंटो हॉल में रोडमैप का विमोचन करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि राज्य आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में प्रदेश का रोडमैप तैयार करना किसी चुनौती से कम नहीं। सीएम ने यह भी कहा कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन्हें वो पूरा करेंगे। सत्ता के सिंहासन पर उन्होंने यह भी साफ किया कि सत्ता के सिंहासन पर बैठकर समय नहीं काटा जाएगा। यह भी कहा कि यह रोडमैप पीएम मोदी से प्रेरणा लेकर तैयार किया गया। इसके लिए हम जी जान से कोशिश कर रहे हैं। एमपी को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। इस दौरान उन्होंने केन बेतवा लिंक परियोजना को जल्द से जल्द शुरू करने की बात भी कही। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप आज मुख्यमंत्री ने जारी किया। विकास का रोडमैप जारी किया गया। आत्मनिर्भर बनेगा मध्य प्रदेश, नंबर 1 मध्य प्रदेश को बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, पर आज वो पल आया है जब हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लोकार्पित कर रहे हैं। इस संकल्पबद्धता के साथ मैं स्वयं, मेरे माननीय मंत्रीगण, मेरे अधिकारीगण अपनी जनता के साथ मिलकर इसको अच्छा सा जमीन पर उतारकर मध्य प्रदेश को देश के नंबर 1 के राज्यों की श्रेणी में शुमार कर रहे हैं। इन 3 साल में मध्य प्रदेश की प्रगति असीम हो, इसका जी जान से प्रयास करें। प्रधानमंत्री की हमारी प्रेरणा, उन्हीं की प्रेरणा से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोडमैप तैयार किया है। अभी जाएंगे तो खजाने में मतलब कहीं भी जाएंगे, बीच में ये प्रस्ताव भी आया हजार कर सकते हैं। कर्मचारी की तनख्वाह कुछ महीने के लिए कम कर देते, लेकिन हमने कहा कि कर्मचारी की तनख्वाह तो किसी भी कीमत पर कम नहीं होगी। हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, किसानों की आय दुगना करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैन और बेतवा जैसी परियोजना केंद्र के कोऑर्डिनेशन से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर अब अमली जामा पहनाएगा। मध्य प्रदेश में संसाधनों के बंटवारे में गरीबों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जितनी आबादी, बजट का उतना हिस्सा उनकी अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं में हम खर्च करेंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो नई शिक्षा नीति, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को प्रमुख स्थान है, उसका विशेष अभियान चलाया जाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में ना हम छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लाएंगे, केवल वो तो हम लाएंगे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर को और विकसित करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बाकी उद्योगों का भी जाल बिछाने में हम कोई कसर नहीं रखेंगे। इधर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग लगातार शिक्षा के सुधार के लिए काम कर रहा है। शिक्षा विभाग जल्द ही 1000 भर्ती करने जा रहा है। सारे छात्रों को एडमिशन मिल जाए, सरकार इसका प्रयास कर रही है। 517 महाविद्यालयों में 200 महाविद्यालयों को सर्व सुविधा युक्त हम करने जा रहे हैं। विभाग ने लगातार कई सारे कामों को हाथ में लिया है। हमने सबने देखा कि कोरोना जैसी कठिन परिस्थिति में भी मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने सफलता के साथ अपने यूजी और पीजी की फाइनल ईयर की एग्ज़ाम कराई है। इसी के साथ साथ हमारा नया एडमिशन का जो सेशन चालू किया था 5 अगस्त से, उसके हमने 5 चरण पूरे किए हैं। एक अंतिम चरण दीपावली के तुरंत बाद छोटा वाला हम और करने वाले हैं, जिसके माध्यम से अभी तक हमारे जितने विद्यार्थी एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी छूट गए हैं। लगभग 30% से ज़्यादा सीटें हमने बढ़ाई है। सारे विद्यार्थियों को एडमिशन मिल जाए, हमारा सबका प्रयास है। साथ ही साथ जो अभी काउंसलिंग के माध्यम से या बाकी जगह से हमने कोशिश की कि विद्यार्थियों के लिए जो हित में हो सकता है वो करें, वैसे और कड़े निर्णय हमने लिए हैं। एक शिक्षक अभिभावक स्कीम विवेकानंद केंद्र के माध्यम से ली है।
अशोकनगर में कांग्रेस के युवा नेताओं ने अपना सिर मुंडवा लिया। कांग्रेस के जिला महामंत्री हेमंत रघुवंशी ने सोशल मीडिया में पोस्ट डाला था कि इस सीट पर पार्टी की जीत पक्की है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर पार्टी हारती है तो वो सबके सामने मुंडन करा लेंगे। लेकिन अशोकनगर में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई तो हेमंत रघुवंशी और नीरज रघुवंशी ने मुंडन करवाया। इंदौर में सरकारी भूमि पर आलीशान आश्रम बनाकर अवैध कब्जा करने वाले नामदेव दास और त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा की जमानत याचिका एसडीएम राजेश राठौर की कोर्ट ने फिर निरस्त कर दी। जमानत निरस्त करने का एक कारण यह भी है कि आवेदन के साथ सक्षम जमानत राशि 5 लाख रुपए जमा नहीं किए गए। ऐसे में अब कंप्यूटर बाबा की दीपावली जेल में ही मनेगी। जमानत निरस्त होने से बाबा को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के दल ने गत 8 नवंबर को बुलडोजर से बाबा का आश्रम ढा दिया था। बाबा और उनके समर्थकों के विरोध के कारण प्रशासन ने बाबा समेत उनके 7 समर्थकों को जेल भेज दिया था। अगले दिन बाबा के समर्थक तो रिहा हो गए, जमानत मिल गई, लेकिन बाबा की जमानत निरस्त कर दी गई। सतना में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की एक और तस्वीर सामने आई है। तस्वीर भी ऐसी जिसे देखकर आप कहेंगे कि इसका भगवान ही मालिक है। मामला सतना के रामपुर बघेलान का, जहां स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी करवाने आई महिलाओं के साथ कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई हैरान रह गया। नसबंदी से पहले उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन ऑपरेशन के बिना ही उन्हें घर जाने के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। 21 महिलाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी का ऑपरेशन कराने पहुंची। बेहोशी का इंजेक्शन भी लगा दिया गया, लेकिन 21 में से सिर्फ 10 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया और उसके बाद डॉक्टर्स ने मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ये बेहोश महिलाएं अस्पताल के फर्श पर इधर उधर और कहीं दीवार से टिककर घंटों पड़ी रहीं। हैरानी की बात यह भी कि बेहोश महिलाओं की सुध लेने की जगह स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ ने उन्हें परिजनों के साथ घर भेजने की सलाह दे दी। हमने उनको बताया था कि सर इतने केस हैं जी। हाँ, तो उन्होंने बोला कि हमने बताया 15 से 20 केस हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप रेडी रहिए, उनको करके हम आ रहे हैं जी। तो हमने उस हिसाब से प्रिपरेशन करा दिया उनका जी। बट यहाँ आके वो 10 केसेस को करके चले गए। अब सर्जन छोड़ के चले गए यहाँ से, तो अब मैं क्या करूँ। आपने क्या किसी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी? बताया हमने, डॉक्टर चरण सिंह से बात हुई हमारी, तो उन्होंने बोला कि हम सर्जन से बात करते हैं और फिर बताते हैं। सीएमएचओ साहब को जानकारी है क्या? सीएमएचओ साहब को मैं 2 बार कॉल लगा चुका हूँ, कॉल पिक नहीं हुआ। और कोरोना संकट काल के बीच पन्ना में तकरीबन 200 साल पुरानी बीमारी स्क्रब टाइफस ये फिर से फैलने लगी है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो पन्ना में 2 मासूम बच्चों की इस बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। अब भोपाल से पन्ना आई जांच टीम प्रभावित इलाके में लोगों के घरों से चूहों को पकड़कर उसके सैंपल ले रही है। जांच के लिए सैंपल भोपाल ले जाए जाएंगे। चिकित्सकों की माने तो ये तकरीबन 200 साल पुरानी बीमारी है जो चूहे, छछूंदर, गिलहरी और खरगोश से फैलती है। इस बीमारी के लक्षण भी चिकनगुनिया की तरह हैं, यानी तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सांस फूलना, खांसी, जी मितलाना, उल्टी होना इसके लक्षण हैं। इस बीमारी में ये चूहे से फैलती है। चूहे के शरीर में एक जीवाणु होता है जिसको ओरिएंटा सुत्सु गैमूसी बोलते हैं, इसके द्वारा फैलती है। इसके लक्षण होते हैं बुखार आता है और शरीर में दाने आते हैं। तो साधारणतः इस तरह के बुखार के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से एक ये स्क्रब टाइफस बीमारी का नाम है। स्क्रब टाइफस ये होता है। तो इसकी भोपाल से कुछ केस हमारे यहाँ से ऐसे केस हुए थे फीवर के, जो कि जबलपुर में गए थे। उनकी एक विशेष जांच होती है ब्लड की, उस जांच में कीटाणु उसके पाए गए थे। तो उसके लिए भोपाल से एक टीम आई है। तो जो प्रभावित क्षेत्र में टीम जाके वहाँ के और लोगों का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है और लगातार इसमें निगरानी रखी जाएगी कि और ना फैले और केस कहीं नए हो तो उस पर निगरानी रखना है। और भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। दिव्यांग लड़की से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। अस्पताल अधीक्षक के ड्राइवर पर आरोप लगे हैं। अधीक्षक की गाड़ी में ही इसने वारदात को अंजाम दिया। अपहरण और रेप का मामला दर्ज कर लिया गया है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, दिव्यांग लड़की से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोप अस्पताल अधीक्षक के ड्राइवर पर लग रहा है। जानकारी अब तक ये भी मिल पाई है कि अधीक्षक की गाड़ी में ही रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने अपहरण और रेप का मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से इस वक्त मिल रही है। दिव्यांग लड़की से रेप का यह पूरा मामला है। अस्पताल अधीक्षक के ड्राइवर पर रेप के आरोप लगे हैं। खास बात कि अधीक्षक की गाड़ी में ही वारदात को अंजाम दिया गया है।
अपहरण और रेप का मामला दर्ज कर पुलिस पड़ताल कर रही है। अधीक्षक की गाड़ी में दिव्यांग लड़की से रेप, ड्राइवर पर ही आरोप लग रहे हैं। अस्पताल अधीक्षक के ड्राइवर पर यह आरोप है। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, पूरी जानकारी विस्तार से। जी पूजा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जानकारी दें दर्शकों को विस्तार से। पूजा, तो बिल्कुल देखिए, एक दिव्यांग लड़की है, उसके रेप का मामला सामने आया है और जिस तरीके की ये वारदात सामने आई है, कोलार थाना क्षेत्र का ये मामला है और साफ तौर पर जिस तरीके से ड्राइवर ने ये कृत्य किया है उसको लेकर के पुलिस अब गंभीर हो गई है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। लगातार अपहरण और दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं और खास बात ये है कि जिस तरीके से ड्राइवर पकड़ा गया है, बताया जा रहा है कि वो टीवी अस्पताल के अधीक्षक का ड्राइवर है। तो ये एक बड़ी बात सामने आई है और जिस तरीके से अब पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है, उम्मीद की जा रही है कि जल्द जो बालिका है, जो पीड़िता है, उसके साथ न्याय जरूर होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जानकारी वो दे रही हैं। अधीक्षक की गाड़ी में ही रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। मंदसौर में एक गद्दे, तकिए और फोम बैग के शोरूम में अचानक आग लग गई। आग के चलते चारों तरफ धुएं का गुबार उठ खड़ा हुआ। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। शोरूम से बहुत ज्यादा धुआं निकलता रहा, जिससे आग बुझाने में काफी परेशानी हुई। फिलहाल आग कंट्रोल में है। आग लगने के कारणों की पड़ताल की जा रही है। और ब्रेक के बाद बड़ा बयान, सीएम शिवराज के बयान की हम बात कर रहे हैं। कैबिनेट विस्तार फिलहाल नहीं, यह कहना है सीएम शिवराज का। कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा, सीएम शिवराज ने बयान दिया है। दरअसल कल वो मुलाकात करने के लिए गए थे राजभवन, वो पहुंचे हुए थे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए और उसके बाद से बार बार ये सवाल कि क्या ये कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट है, लेकिन इस पर विराम लगा दिया है सीएम शिवराज ने। कैबिनेट विस्तार फिलहाल नहीं। दरअसल 3 मंत्री, मौजूदा कैबिनेट के जो 3 मंत्री हैं, वो उपचुनाव में उन्हें हार मिली है। यही वजह है कि उम्मीदें उफान पर हैं। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, सीएम शिवराज का बयान, फिलहाल विस्तार नहीं। एक और खास बात अनुराग की, जितनी मैक्सिमम लिमिट हो सकती है उसका इस्तेमाल उन परिस्थितियों में हो चुका है जबकि हृदय परिवर्तन हुआ था। अब लेकिन संयोग से यह स्थिति बनी है कि 3 मंत्री और एडजस्ट किए जा सकते, बनाए जा सकते हैं, लेकिन शिवराज ये कह रहे हैं कि फिलहाल नहीं। कैसे देखा जाए इसे? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि 2 मंत्रियों ने पहले ही इस्तीफे दे दिए थे। तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत के कारण 2 सीटें पहले से ही खाली हो चुकी थी, लेकिन 3 मंत्रियों की हार इस बार उपचुनाव में हो चुकी है। एक मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन गिरिराज दंडोतिया और इमरती देवी का अभी इस्तीफा नहीं हुआ है। उनका क्या कदम होता है, इस पर भी विचार किया जा रहा है और उन 2 मंत्रियों को भी दोबारा मंत्रिमंडल में लिया जाएगा क्या? तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत, क्योंकि वो सिंधिया के करीबी और वो उपचुनाव में जीतकर भी आए, तो उनके भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की पूरी तरीके से संभावना है। लेकिन उसके अलावा किस तरीके से समीकरण को बिठाला जाएगा, किस तरीके से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधा जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती अब सरकार के सामने होगी, खासतौर पर मुख्यमंत्री के सामने। लेकिन जिस तरीके का संकेत आज मुख्यमंत्री ने दिया है, उसके तहत दिवाली से पहले तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। दिवाली के बाद किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कौन कौन से चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। क्योंकि पिछले मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई थी, लेकिन अब विंध्य से मांग, बिल्कुल थोड़ा वक्त कम है, हम बहुत शॉर्ट में आपसे बात कर रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो अनुराग जैसे जानकारी दे रहे थे, अगली खबर भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, अनुराग से हम जानकारी लेंगे। ये वो सियासी आतिशबाजी है, इधर असली आतिशबाजी को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। एनजीटी के निर्देश के बाद गाइडलाइन जारी की गई है। रात 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी होगी और ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल होगा। 10 बजे के बाद होने वाली आतिशबाजी की मॉनिटरिंग होगी। ये मुसीबत बढ़ाने वाली है जो कारोबारी हैं पटाखे और आतिशबाजी के। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, मॉनिटरिंग को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई, पर ये देरी हो रही है, बार बार गाइडलाइन जारी करने में देरी हो रही है।
देखिए, एनजीटी के हाल ही में निर्देश आए हैं और उसी निर्देश और आदेश के तहत अब इस बात को लेकर फैसला हो रहा है कि दिवाली के दिन कब तक आतिशबाजी होगी, किस तरीके से आतिशबाजी होगी, क्योंकि जबलपुर में आतिशबाजी पर बैन लगाया गया है। तो वहीं भोपाल में जिला कलेक्टर ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके तहत दिवाली के दिन 8 बजे से 10 बजे तक रात में पटाखों का इस्तेमाल हो सकेगा, लेकिन ये ग्रीन फटाखे होंगे जिनका लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे पहले और इसके बाद में, यानी 10 बजे के बाद और 8 बजे से पहले यदि आतिशबाजी होती है तो उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। जिला प्रशासन की टीमों को तैनात किया जाएगा, वो निगरानी रखने का काम करेंगे। कुल मिलाकर एनजीटी के जो निर्देश आए उसका किस तरीके से पालन हो, इसको लेकर पालना करवाना ही दरअसल सबसे बड़ी चुनौती होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। एक और अहम खबर कि हम दिन में 4 से 5 बार हाथ धोते हैं, लेकिन महामारी के दौरान 10 से 12 बार हाथ धो रहे हैं। ये हमारे पानी की कमी को बढ़ाता है। मिशन पानी के हिस्से के रूप में हम आपके लिए ऐसे नवाचार की जानकारी, नए प्रयोग की जानकारी लाते हैं जो पानी बचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। आज आईआईटी चेन्नई द्वारा इंक्यूबेट किया गया एक इनोवेशन है जो हैंड वॉश करते समय 90% नल का पानी बचाता है। देखिए। हम औसतन दिन भर में 4 से 5 बार हाथ धोते थे, लेकिन महामारी के दौरान इस आंकड़े में इजाफा हुआ। हम जब भी हाथ धोते हैं काफी ज्यादा पानी बर्बाद होता है, क्योंकि सिर्फ एक तह तक पानी का इस्तेमाल होता है, बाकी पानी नीचे गिरकर बर्बाद होता है। हमने एटोमाइजेशन की तकनीक से ये प्रोडक्ट तैयार किया है, जिससे पानी की हर एक बूंद लाखों और करोड़ों में तब्दील हो जाती है। इस प्रक्रिया के चलते लगभग 95% पानी की खपत हो जाती है। एक मामूली नल से आपको 1 मिनट में 10 से 15 लीटर पानी मिलेगा, जबकि हमारे प्रोडक्ट से आपको हर मिनट सिर्फ 500 मिलीलीटर पानी मिलेगा। यही फर्क है नॉर्मल फ्लो और हमारे प्रोडक्ट में। इस एटोमाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खास तौर पर इंडस्ट्रियल एरिया में कूलिंग और सेटलिंग के लिए किया जाता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल घरेलू कामकाज में भी हो, जिससे पानी की बचत हो और एक नया बदलाव आ सके। हमारे ये वाटर सेवर किसी भी नल में लगाया जा सकता है। मेरा लक्ष्य है कि भारत के हर एक कोने तक हम पहुंचे। हम चाहते हैं हमारा ये प्रोडक्ट सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में इस्तेमाल हो, कम्युनिटी शौचालय में इस्तेमाल हो। आपको बता दें कि ऐसा करने से पानी काफी मात्रा में बचाया जा सकता है। एक कंपनी ने 30 लाख देकर हमारा प्रोडक्ट खरीद लिया और अपने सारे दफ्तरों में प्रोडक्ट इंस्टॉल कर दिया। ऐसा करने से सालाना उन्होंने 45 करोड़ की बचत की। उन्होंने सिर्फ पैसा ही नहीं बचाया, बल्कि एनर्जी जैसे बिजली भी बचाई।